आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं फिरोज शाह तुगलक से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। फिरोज शाह तुगलक का वर्णन। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के चाचा रजब के पुत्र थे। इनके चाचा रजब का विवाह राजपूत राजा रनमल की पुत्री से हुआ था। फिरोज शाह तुगलक इन्हीं के पुत्र थे। इनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद तुगलक के मृत्यु के बाद यह दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे। 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज अभिषेक ठट्टा के निकट हुआ था। पुनः फिरोज का राज अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के नीति से अमीर और सेना में गहरा असंतोष फैल गया था, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों, सेना और उलेमानों को खुश करने की नीति अपनाई। फिरोज शाह तुगलक ने घोषणा किए थे कि जब भी किसी अमीरों की मृत्यु होगी तो उनकी इक्ता सहित उनका स्थान उनके उत्तराधिकारी पुत्र को दिया जाएगा। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने सभी कर्जे माफ़ कर दिए थे, जिसमें सौंथर ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों से लिया जाता था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किए, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के मृत्यु से फैले अव्यवस्था का फायदा उठाकर बंगाल के हाजी इलियास ने शमसुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासन बंगाल में आरंभ कर दिए थे। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ईस्वी में आक्रमण किए। बंगाल के शासक शमसुद्दीन ने इकदला के किला में शरण लिए। सुल्तान फिरोज इस किले पर अधिकार करने में असफल हुए, जिसके कारण 1355 ईस्वी में वह दिल्ली वापस आ गए। पुनः बंगाल पर अधिकार करने का प्रयास के अंतर्गत 1359 में फिरोज तुगलक ने वहां के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पे आक्रमण किए, किंतु असफल होकर एक बार फिर वह वापस आ गए। 1360 में सुल्तान ने जाजनगर पे आक्रमण किया और वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त करके पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिए। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पे आक्रमण किया और वहाँ के जाम्बा बनियों से लड़ते हुए सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसे रहे, किंतु आगे चल के जाम्बा बनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजय के अतिरिक्त फिरोज के नाम पे कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। इन्होंने दक्षिण में हुए स्वतंत्र राज्य जैसे विजयनगर, बहमनी, मदुरा को पुनः जीतने की कोई प्रयास नहीं किए। जो भी अभियान उन्होंने किए वे मात्र अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किए थे। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 23 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और जकात जनता से वसूल करने का आदेश दिए। जजिया कर उन्होंने स्त्री, बच्चे, अंधे, अपंग और जीविका विहीन लोगों को इस कर से मुक्त रखे थे। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण पे जजिया कर लगाए थे। उलेमान के आदेशों पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर हक ए सर्व कर लगाए, जो कि उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासन काल में कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग किसानों से लिया जाता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहर बनवाए, जिसे 5 बड़ी नहर मुख्य है। यमुना नहर, यह यमुना नदी से निकलकर हरियाणा के हिसार तक जाती थी। सतलज नहर, यह सतलज नदी से घग्गर तक पानी इसकी जाती थी। राजवाहा नहर, यह नहर यमुना से हिसार तक। उलुग खानी नहर, यह हिसार के पास क्षेत्रों को सिंचित करती थी। चौतांग नदी का नहर, यह यमुना के हिसार से जोड़ती थी, यमुना को हिसार से जोड़ती थी। फिरोजपुर नहर, यह नहर फिरोजपुर शहर के लिए पानी उपलब्ध कराती थी।
फिरोज तुगलक ने फलों के लगभग 1200 बाग लगाए थे। इन्होंने 150 कुआं, 100 पुल, कई बांध का निर्माण कराए थे। सार्वजनिक कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने 300 नए नगरों की स्थापना किए थे। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख शहर थे। फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना अपने भाई जौना खान की स्मृति में करवाए थे। इन नगरों की में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान के लिए सबसे प्रिय नगर थे। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया, किंतु विद्वानों ने इसे पढ़ नहीं सके थे। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत इन्होंने रोजगार के दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवा एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया। दारुल सफा नामक एक राजकीय अस्पताल का भी निर्माण किया, जिसमें गरीब को मुफ्त इलाज किया जाता था। फिरोज के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी। इनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी। देखभाल हेतु सुल्तान ने इनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगा की स्थापना करवाए थे। कुछ दासों को प्रांतों में कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और कुछ को केंद्रों में। दासों को नगद वेतन या भूमि दिए गए थे। दासों की दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। फिरोज तुगलक ने सैनिक को वेतन के स्थान जागीर देना प्रारंभ किया। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इनमें सैनिक की योग्यता पर असर पड़ा। इनके अलावे खुम्स का 4 भाग सैनिक को देने का आदेश दिए, जबकि दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों ने 1/5 खुम्स सैनिक को देते थे। फिरोज तुगलक के कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत के वे प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने इस्लामी नियमों को कड़ाई से पालन करके उलेमान वर्गों को खुश किए थे। उनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था पर धर्मगुरुओं का अधिकार हो गया था। मुक्ति कानून की व्याख्या करते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बंद कर दिया गया था। फिरोज तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इन्होंने हिंदू को जिम्मी कहा था। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस युग में सिकंदर लोदी और औरंगजेब के अग्रगामी थे। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरे और मदरसों का स्थापना किए थे। इन्होंने तारीख फिरोजशाही पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज पुस्तक के लेखक अफीफ को अपना संरक्षण दिए थे। जिस फिरोजशाही पुस्तक की रचना की, जबकि फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखे थे। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिरों को पुस्तकालय से लूट लिए थे। 1300 संस्कृत ग्रंथों में कुछ ग्रंथों की एजुद्दीन द्वारा दलाइते फिरोजशाही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कराए गए पुस्तक का निर्माण किया गया था। यह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराए थे। दलाइते फिरोजशाही एक आयुर्वेदिक पुस्तक था। फिरोज तुगलक ने जलघड़ी का आविष्कार किए थे। इनके काल में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा का निर्माण हुआ था। फिरोज तुगलक दिल्ली के कोटला में फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण करवाए थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित दिया था। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टंका दिए और रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके, इसके लिए पैसा दिए थे। फिरोज सुल्तान तुगलक सल्तनत कालीन पहला शासक थे जिन्होंने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार किए थे। ख्वाजा हिसामुद्दीन के एक अनुमान के अनुसार फिरोज तुगलक के शासनकाल की वार्षिक आय 6,75,00,000 टंका थी। फिरोज तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिससे संभवतः अद्धा कहा जाता था। फिरोज तुगलक ने संसगानी एक नया सिक्का चलवाए थे।
उन्होंने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां का भी नाम अंकित करवाते थे। इनके अलावे फिरोज ने खलीफा का खुद को नायाब कहे थे और अपने सिक्कों पे खलीफा का नाम भी अंकित करवाते थे। फिरोज तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वह प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने विजय और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिए थे। हेनरी इलियट और एलिफिस्टन ने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहे हैं। फिरोज तुगलक की सफलता का श्रेय उनके प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल को दिया जाता है। फिरोज के अंतिम दिन दुखों भरी बीते। 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई। इसके कुछ वर्षों के अंतराल में 1367 में दूसरा पुत्र खाने जहां की भी मौत हो गई, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। सितंबर 1388 में 80 वर्ष की आयु में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। उन्हें हौज खास परिसर दिल्ली में दफनाया गया। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत बिखर गई। उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गए थे। इनके बाद इनके पौत्र गयासुद्दीन तुगलक 1388 में दिल्ली सल्तनत के शासक बने, किंतु वह अयोग्य शासक थे। इसके बाद तुगलक वंश के आंतरिक संघर्ष के कारण कई कमज़ोर शासक आए, जिसमें अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं शामिल थे। इस वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक थे। इस शासकों ने अमीर और विद्रोही राजाओं को नियंत्रण करने में असफल रहे। 1398 में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया, जिससे सल्तनत काल की नींव कमज़ोर हो गई। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश कर अत्यधिक तबाही मचाई और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की। भारत से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तैमूर अपने साथ अपने देश ले गए। इनके अलावे राजमिस्त्री, संगत रास, बढ़ई आदि कारीगरों को भी अपने साथ वह ले गए थे। उनके राजधानी समरकंद में इन कारीगरों ने सुंदर इमारत की बनाने का योगदान दिया है। तैमूर विद्रोह को दिल्ली के सुल्तान के सशक्त शासन के दौर की समाप्ति का सूचक माना जाता है, किंतु तुगलक वंश जैसे तैसे 1412 ईस्वी तक कायम रहा। इसके बाद दिल्ली में सैयद वंश का स्थापना हुआ। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।